हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च यानी कि TY BMS सैम 6 का ये सिलेबस है। और ऑपरेशनल रिसर्च इसके अंदर हम नेटवर्क एनालिसिस करने जा रहे हैं। नेटवर्क एनालिसिस पे भी हमने कुछ पार्ट देखे थे, ठीक है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे कि सीपीएम क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था, और उसके बेसिस पे आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये सीपीएम का जो नेटवर्क एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट था, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। आज के जो लेक्चर्स होंगे वो होगा आपका प्रोजेक्ट क्रैशिंग्स पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रैशिंग में मैं आपको डायरेक्टली सम करवाता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग को बेसिकली सम ही देखते हैं और उनका जो बेसिक जो थियोरटिकल होता है वो तो ज़्यादातर बच्चे रिफर भी नहीं करते हैं। लेकिन आपके जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर 15 मार्क्स का आपका थियोरटिकल कॉन्सेप्ट आता है, तो जो थियरीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज का जो लेक्चर्स है उसमें आपको क्या देखना है कि आपको सम किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और ये जो सम्स है ये 8 या 7 मार्क्स के लिए पूछते हैं। अगर 8 एंड 7 मार्क्स के लिए आता है तो उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन आता है। आज जो मैं करवा रहा हूँ ये आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करवा रहा हूँ, यानी कि पूरा ईच एंड एवरी सोल्यूशन को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। इसके अंदर आपके जो पास जो क्वेश्चन आएंगे, देखिए वो 7 या 8 मार्क्स के लिए आएंगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और कुछ कुछ ईजी कर देते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप जो होते हैं वो कंप्लीट कर देते हैं, राइट। और इसके बेसिस पे आपको उतना जो स्टेप में अभी जो बताने वाला हूँ वो सब नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से हैं किस टाइप से नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको देखना होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके जो सोल्यूशंस है ये सब मैंने आपको बता दिया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। याद रखिए क्वेश्चन पेपर 2019 अप्रैल मंथ, क्वेश्चन पेपर 2019 नवंबर मंथ, ठीक है, और 2020 अप्रैल मंथ के हर एक सॉल्यूशंस को मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, ताकि आप अपने एग्जाम्स में इजी तरीके से मार्क्स कवर कर सकूं, राइट। क्योंकि बच्चे लोग को मैंने देखा हुआ है कि 75 में से 30 मार्क्स लेके आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और बहुत सारे बच्चों को केटी कहाँ पे लगती है, ऑपरेशनल रिसर्च में। और बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशंस में भी अपना ये ऑपरेशन रिसर्च का पेपर्स डालते हैं, ठीक है। मतलब कि आप देख सकते हो 70% जो रिवैल्यूएशन केसेस के पेपर्स आते हैं वो ऑपरेशनल रिसर्च पे होते हैं, एंड जो रिमेनिंग 30 है वो अदर सब्जेक्ट्स पे होते हैं। अब जैसे अदर सब्जेक्ट्स में आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग आ गया, ठीक है, या अदर जो भी सब्जेक्ट्स है वो थियोरटिकल जो सब्जेक्ट्स है वो आ जाते हैं, ठीक है। हर एक जो सब्जेक्ट्स है आपके पास, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशंस फ्रॉम 2019 टू 2023 अप्रैल तक के, ठीक है, हर एक सोल्यूशंस आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उसको फाइंड आउट कीजिए, उसके सोल्यूशन देखिए, ठीक है। या तो आप क्वेश्चन पेपर को रिफर कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर्स आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आपके नेक्स्ट ईयर के जो पेपर्स बनने वाले उसके बेसिस पे ही होने वाले हैं, यानी कि वहाँ से कुछ ना कुछ तो 30% या 40% क्वेश्चन तो लिया ही जाता है, राइट। जैसे कि मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का पेपर्स देख रहा था, तो 2019 अप्रैल मंथ का जो पेपर्स था उसको सेम कॉपी किया गया 2023 के अप्रैल मंथ में, यानी कि जिस बच्चे ने 2019 का पेपर रेफर किया था, ठीक है, वो 2023 में बहुत ही अच्छा किया। सिर्फ एक ही चेंजेस था, वो भी एक क्वेश्चन MCQ का, बस फर्स्ट क्वेश्चन चेंजेस था, बाकी सब कुछ सेम था इसके अंदर। तो आप भी क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिफर करो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और सोल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए आज जो अपना लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अदर जो सब्जेक्ट्स है उसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। अभी यहाँ पे TY BMS का सैम 6 का ऑपरेशनल रिसर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट क्रैशिंग है, ठीक है। बच्चे बेसिकली इसमें ही मार खाते हैं, प्रोजेक्ट क्रैशिंग उनको समझ में नहीं आता। पहली बात तो उनको नेटवर्क एनालिसिस जैसे कॉन्सेप्ट में ही डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, तो तीनों पार्ट में बच्चों को बेसिकली कंफ्यूजन होता है। सिर्फ उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो भी नेटवर्क डायग्राम। जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो वो नेटवर्क डायग्राम बनाना भी भूल जाते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस पे हर एक जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने अपने इस चैनल पे कवर किया है। लिंक देखो, जो नेटवर्क एनालिसिस है बेसिकली मैंने आपके जो चैप्टर्स वाइज है उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आप हर एक चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सको और अपने पेपर्स को कवर करो, ठीक है। 75 में से आपको 30 क्या, मैं तो गारंटी देता हूँ आपको मोर देन 50 भी मिल जाएगा, अगर आपने सही तरीके से मेरा लेक्चर्स देखा हुआ है, पेपर सोल्यूशन देखा है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस लो सॉल्व करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, नहीं आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बताओ कि ये सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे, आप मुझे सॉल्व करके दे दीजिए। और जो क्वेश्चन है वो उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली मैसेज करके दे दीजिए, ठीक है। तो मैं इसका डेफिनेटली बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट है सबको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने TY BMS सैम 6 में अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सको,
ठीक है। चलिए, तो आज जो क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, ये ऑपरेशनल रिसर्च विपुल का टेक्स्ट बुक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैं एग्जांपल नंबर 8 ले रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं इसमें से 3-4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे वहाँ से कवर किए। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक भी रिफर कर रहे हो तो वहाँ पे लिखा होता है अप्रैल 2019, नवंबर 2019। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखे होते हैं। तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर जो पिछले क्वेश्चन है, अब मैं सीधा एग्जांपल नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले जो क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ से मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए जो पूरा मुझे स्टेप चाहिए, पूरा सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, फुल सोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्रैशिंग, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है, ताकि आपको मैंने हर एक स्टेप समझाना है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको तो रिफर करना ही है, और साथ साथ मेरा लेक्चर भी रिफर करना है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एग्जांपल नंबर 8 गिवन है ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर, देख सकते हो आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हो। क्वेश्चन है अ स्मॉल प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 8 एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पे एक्टिविटीज गिवन है, प्रीसीडिंग एक्टिविटीज गिवन है, टाइम डेज गिवन है, नॉर्मल एंड क्रैश का भी गिवन है, कॉस्ट गिवन है, सॉरी यहाँ पे क्रैश एंड नॉर्मल का भी गिवन है। चलिए मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे क्रैश दिया हुआ है। ठीक है, क्रैश ज्यादा होता है और नॉर्मल कम होता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको ना एक ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। देखिए, अगर ये आया तो अभी क्या पता क्या आएगा, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव्स मालूम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो आपका क्रैश टाइम होता है, ठीक है, ये लेस देन होना चाहिए नॉर्मल टाइम से। क्लियर? और जो आपका क्रैश कॉस्ट होता है, ये मोर देन होना चाहिए नॉर्मल कॉस्ट से। इसलिए देखो, जो आपका क्रैश कॉस्ट है वो नॉर्मल कॉस्ट से ज्यादा है। क्लियर? यहाँ पे देख सकते हो आप। और जो आपका टाइम है वो नॉर्मल टाइम से कम है, क्रैश टाइम कम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में सब पूछे जाते हैं, या तो ट्रू फॉल्स में भी आ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। और आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट गिवन है 100 रुपीज पर डे का, एक दिन का कितना है, 100 रुपीज है। क्वेश्चन अभी क्या गिवन है, टोटल 4 क्वेश्चन गिवन है। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड द क्रिटिकल पाथ, ये तो फिक्स है। ठीक है, इस पर 2 मार्क्स मिलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड द नॉर्मल कॉस्ट, यहाँ पे आपको पूछा है नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो जो नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है, ये आपका क्रिटिकल पाथ के बेसिस पे निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। देखिए, जो कि हमने सीपीएम में भी देखा था, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। और उसके बेसिस पे हम नॉर्मल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल कॉस्ट गिवन है। तो आपको देखना है कि क्रिटिकल पाथ कहाँ पे है, जहाँ भी क्रिटिकल पाथ है उसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो उसको टोटल कर दोगे तो नॉर्मल कॉस्ट निकल जाएगा। 2 क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, इस पे भी 2 मार्क्स है, तो दैट इज में 4 मार्क्स हो गया यहाँ पे। फिर व्हाट इज द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो अभी आपको ऑप्टिमल यहाँ पे चाहिए, राइट ना, ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट और ऑप्टिमल प्रोजेक्ट टाइम चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कॉस्ट स्लोप फाइंड आउट करना है। कॉस्ट स्लोप पे हम रैंकिंग करते हैं कि पहला एक्टिविटीज कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा होगा। ठीक है, कॉस्ट स्लोप के बाद फिर हम क्रैशिंग निकालते हैं। क्रैशिंग पे हम बताते हैं कि आपका ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना होगा या प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट फॉर द क्रैशिंग द नेटवर्क टू बी मिनिमम टाइम फ्रॉम द नॉर्मल टाइम। तो अभी यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया गया है, जिसमें आपको मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पूछा हुआ है और एडिशनल कॉस्ट पूछा है। देखिए कि कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगा आपको। तो ये 4th क्वेश्चन था। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको। पहला तो आपका क्या है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, एक्टिविटीज और प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज और प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे प्रीसीडिंग एक्टिविटीज देख सकते हो, जो 3 खाली दिया हुआ है ना यहाँ पे, मतलब जो ए बी सी है, ठीक है, वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा, वो किसी एक्टिविटीज के बाद स्टार्ट नहीं होगा, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, नोड जिसको बोलते हैं। इसमें से 3 एक्टिविटीज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही है ना। ए
बी और सी, ऐसे 3 एक्टिविटीज अपनी स्टार्ट हो रही है। सी को नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है, ओके। तो ए बी सी हो गया यहाँ पे। अभी ए से क्या होगा, डी होगा, तो मुझे यहाँ पे सेकेंड करना पड़ेगा। फिर ए से डी, यहाँ पे डी लिखता हूँ फिर, राइट। 1 2, यहाँ पे आगे लिखते पहले, इधर पे 3, सी से यहाँ पे दिया मैं 3, यहाँ पे आएगा, सॉरी 3 यहाँ पे आएगा, उसको 4 करते फिर, क्योंकि सी से ई स्टार्ट हो रहा है, तो सी से ई करते अभी, यहाँ पे ई एक्टिविटीज। इसके बाद बी से क्या है, यहाँ पे बी से एफ है, तो यहाँ पे एफ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, अभी यहाँ पे 5 लिखते हैं। देन देखो अभी क्या दिया हुआ है, डी के बाद जी होगा और ई के बाद एच होगा, ठीक है। तो एफ का तो कुछ दिया ही नहीं है, राइट ना, तो एफ का कुछ गिवन नहीं है, तो दैट इज मीन एफ को हमें कंबाइन करना पड़ेगा फिर। हाँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, इसको एफ कहते हैं। देखो अभी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डी से जी, तो हमें यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा, और ई से एच, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच, इस तरीके से हमें यहाँ पे पूरा क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाली जो एक्टिविटीज होती है वो क्लोज हो जाती है, ओपन नहीं होती है, ओपन रहेगी तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे, तो इस तरीके से आपकी एक्टिविटीज बनेगी। एक सेकेंड, एफ को नीचे लिखता हूँ, हाँ हो गया। तो ये बन गया आपका नेटवर्क डायग्राम। यहाँ पे हेडिंग देना होता है नेटवर्क डायग्राम, मैंने नहीं दिया, आप लोग दे देना। ओके, अभी अपने पास नेटवर्क डायग्राम मिल गया। अब हम क्या कहते हैं, इसका टाइम लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल टाइम यहाँ पे लिखना है, ए का कितना है 6, फिर बी का 4, फिर यहाँ पे सी का 5, ओके, फिर डी, यहाँ पे को डी का 4, फिर ई का 3, ई कहाँ पे, यहाँ पे 3, एफ का 4, ठीक, एंड देन फिर जी का 3 एंड एच का 2, ये हो गया। अब हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिटिकल पाथ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पाथ दिया हुआ है, ए डी जी, एक ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ए डी जी, क्लियर। फिर सेकेंड पार्ट क्या आएगा, ये वाला बी एफ, बी एफ, फिर थर्ड आएगा अपने पास सी ई एच, सी ई एच, ओके। अब इसका टाइम देखो, ए डी जी का 6 4 3, 6 + 4 + 3, तो टोटल होगा यहाँ पे 13, और ये किसमें गिवन है, डेज गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेज। फिर बी एफ का देखो 4 4 दिया हुआ है यहाँ पे, 4 + 4, तो कितना होता है 8 डेज। और क्रिटिकल पाथ में हमें क्या चाहिए, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो आपका क्रिटिकल पाथ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अभी सी ई एच, सी का कितना है 5 3 2, 5 + 3 + 2, आंसर आया 10 डेज। तो हमें क्रिटिकल पाथ मिल गया जो सबसे हाईएस्ट है, यानी कि 13 डेज। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्रिटिकल पाथ, ये सब आप लोग स्टेटमेंट लिखो, हाँ, क्योंकि आप लोग स्टेटमेंट नहीं लिखते हो इसलिए आपका 1 2 मार्क्स तो चले जाते हैं, आराम से कट हो जाता है। तो इसीलिए आपको अगर 7 मार्क्स मिलना होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलता है। आप बोलते हो कि आपने सब पूरा सम सही किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, इसकी वजह से आपके जो मार्क्स है वो कट हो जाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सम सॉल्व करते हो या कुछ भी लिख रहे हो तो आपको उसका स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है। जैसे कि हम थ्योरी लिखते हैं तो उसमें एग्जाम्पल देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एग्जाम्पल दे दिया तो दैट इज में आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। जहाँ पे आपको 3 मिलने होते हैं वहाँ पे 4 मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देना याद रखिए, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ क्या आएगा, क्रिटिकल पाथ इज ए डी जी, हो गया। अब इसका नॉर्मल पूछा है, नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है, कंप्लीशन टाइम, नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ओके। तो इसका टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकला है 13 डेज, अब लिखते हैं 13 डेज, हो गया। तो यहाँ पे हमें पूछा था फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें था सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाता है क्रिटिकल पाथ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में था कि आपको क्रिटिकल पाथ बताना है, नेटवर्क डायग्राम बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेकेंड जो पार्ट था वो स्टार्ट हो गया है।
नॉर्मल कॉस्ट, आपको इसमें नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बताना था और नॉर्मल कॉस्ट बताना है। तो चलिए इसमें अभी नॉर्मल कॉस्ट भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल कॉस्ट। ओके, तो नॉर्मल कॉस्ट कैसे बताते हैं अभी ये देखते हैं। नॉर्मल कॉस्ट के लिए अपने पास फॉर्मूलाज है, ठीक है। इसमें आता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट प्लस, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कितना लगेगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना लगेगा। तो अभी डायरेक्ट कॉस्ट के लिए जो अपना नॉर्मल कॉस्ट है ना, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्या है अपने पास, नॉर्मल कॉस्ट, ये सबको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना होता है। आप कैलसी यूज़ कीजिए तो आपको पता चलेगा कितना आएगा इसमें। तो इसमें मैं काउंट कर लेता हूँ, 200, 300, 500, 800, 1300, 1400, 1500, 1570, 80, 1580 प्लस, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको गिवन है 100 रुपीज़ पर डे का। तो यहाँ पे 100 इंटू 13 डेज है अपने पास, ठीक है। 13 डेज कहाँ से है, ये जो क्रिटिकल पार्ट है। तो 1580 प्लस 1300, 100 रुपीज़ है यहाँ पे इंटू 13। तो टोटल आएगा अपने पास यहाँ पे 2880, राइट। तो ये आ गया नॉर्मल कॉस्ट 2880। एक सेकेंड रॉन्ग हुआ कहीं पे, 20, इधर पे 70 आएगा और यहाँ पे भी 70 आएगा। चलिए, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल गया, या तो उसको हम टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो इतना हो जाने के बाद आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम दिया गया है आपको। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप, और कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला होता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट और डिवाइड बाई नॉर्मल टाइम माइनस, ठीक है, क्रैश टाइम। ये फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं यहाँ पे पर डे का निकालना है। ये सब आपका एक एक एक्टिविटीज का आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं ना, पहले एक्टिविटीज बनाते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं ताकि इसको सॉल्व करके इसको सब्स्टिट्यूट कर सके। तो यहाँ पे आएगा एक्टिविटीज, प्रीसीडिंग, ठीक है, ए पी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, यहाँ तक। और उसका प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग एक्टिविटीज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसके लिए कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे। एक्टिविटीज लेते, ठीक है। यहाँ पे आएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम, क्रैश टाइम, ठीक है, या क्रैशेबल टाइम भी लिख सकते हो आप। इसके बाद आएगा कॉस्ट स्लोप, और फिर यहाँ पे आएगा आपका रैंक। लास्ट में क्या लिखते हैं हम, रैंक लिखते हैं। याद रखिए ये कॉस्ट स्लोप का पूरा टेबल है। अभी देखो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट ईच एंड एवरी एक्टिविटीज का निकालना है। तो क्रैश कॉस्ट कितना है वो देखते हैं। तो क्रैश कॉस्ट कितना है यहाँ पे 200, ठीक है। 200 माइनस नॉर्मल कॉस्ट कितना है 80, फिर अपॉन में नॉर्मल टाइम कितना है यहाँ पे, नॉर्मल टाइम 6 है, फिर माइनस क्रैश टाइम कितना है 5, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो 1 होगा और इसको माइनस करेंगे तो 120 होगा, ठीक है। तो कितना है ये 120, तो यहाँ पे लिखते हैं 120, समझ यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 120। ये समझ में आया कैसे किया। अभी हम डायरेक्टली करेंगे क्योंकि एग्जाम में हर एक एक्टिविटीज को सॉल्व करते जाएंगे, तो दैट इज मीन्स फिर पेपर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 75 मार्क्स का पेपर है, 2.5 आवर का आपको टाइमिंग दिया जाता है। एक को दिखाया बहुत हो गया इतना, ठीक है। अब इसके आगे आप कैलसी यूज करें, समझ गए कैसे करना है। पहले 400 में से 200 माइनस किया, 200 आया, फिर इसको माइनस करो, तो जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दो। मतलब 400 माइनस 200 200 हो गया, और उसको माइनस किया तो 2 आएगा, ठीक है। तो 200 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 100। समझो यहाँ पे कैसे आया।
ये हो गया। इसके बाद सी का देखो यहाँ पे 300 माइनस 140, तो दैट इसमें 160, और उसको माइनस करेंगे तो 2 होगा। तो 160 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा 80। मेंटल मैथ से बहुत ही ईजी है, नहीं समझते तो आप कैलसी यूज़ करो, हाँ गलती नहीं करना बस। 400 माइनस 280 तो 120 होगा, इसको माइनस करेंगे तो अगेन 2 आएगा, तो 120 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर 60 आ गया। ठीक है, 500 माइनस 350 150 होता है, देखिए माइनस करने पे, और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, 150 में से 2 को डिवाइड कर दो तो दैट इसमें 75। ओके, फिर एफ देखते हैं। 400 माइनस 220 तो 180 होगा, 180 में 2 को डिवाइड कर दो तो 90। ठीक है, देन 280 माइनस 200 तो 80 होगा यहाँ पे, और सेम 2 से डिवाइड करेंगे 80 को तो 40 आएगा आंसर। फिर 130 और 110 तो दैट इसमें 20, तो उसको डिवाइड बाय 1 करना है तो आंसर 20 आएगा। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, तो कॉस स्लोप मिल गया है, राइट। एक सेकंड क्लास, यहाँ पे ना 110 नहीं था, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे फिर आंसर 30 आएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब मैक्सिमम कैसेबल टाइम देखेंगे हम लोग, और उसका रैंक देखेंगे। ठीक है, रैंक तो आपका आ जाएगा कॉस्ट स्लोप के बेसिस पे, आपका मेन क्या है मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम। ठीक है, कॉस्ट स्लोप के बेसिस पे रैंक भी निकाल लेते हैं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 60, 60 के बाद 70, यहाँ पे 75 है तो उसको 3 करते हैं। ठीक है, सॉरी 60 पे है यहाँ पे, 63 हो गया, ये 4 हो गया, फिर इसके बाद ये 5। ठीक है, फिर 80 के बाद 90 तो यहाँ पे 6, 90 के बाद 100 ये 7, फिर इसके बाद 8, टोटल 8 एक्टिविटीज गिवन है, तो पूरा 8 एक्टिविटीज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्रैशेबल टाइम। तो क्रैशेबल जो टाइम है अपने पास वो कैसा आएगा, सेम ऐसा है, इसको माइनस करके अभी जितना आया था, जैसे 5 6 माइनस 5 1, यहाँ पे 1 लिखा, फिर कितना है 2 2 2, सब में 2 है, सिर्फ लास्ट पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 2 2 2 2 2 और 1। मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम ये कैसे निकलेगा, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैशेबल टाइम। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे अब देखो कॉस्ट स्लोप आ गया है, अब इसके बेसिस पे हम निकालेंगे ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन, सॉरी मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड इट्स सॉरी, हाँ अपना जो सी क्वेश्चन था वो निकालना है ना अपने को, तो सी क्वेश्चन अपने को मिल चुका है यहाँ पे, एक सेकेंड। सी जो क्वेश्चन था वो था प्रोजेक्ट ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ये हो गया इतना। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको निकालना है मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम का डिफरेंसेस भी निकालना है, और साथ ही साथ आपको एडिशनल कॉस्ट निकालना है फॉर द क्रैशिंग। ठीक है, और आपको मिनिमम टाइम फॉर नॉर्मल टाइम के बेसिस पे, मिनिमम टाइम निकालना फ्रॉम द नॉर्मल टाइम के बेसिस पे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम और डिफरेंट टाइम, ठीक है, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन, सॉरी प्रोजेक्ट क्रैशिंग करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं जहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रैशिंग करेंगे। यहाँ पे आएगा फर्स्ट वन एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज आपका देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक्टिविटीज नहीं आएगा, सॉरी क्रैशिंग देते हैं सीधा, क्योंकि एक्टिविटीज की नीड नहीं है यहाँ पे, तो सीधा क्रैशिंग आएगा। क्रैशिंग दे दिया, फिर पाथ आएगा इसके अंदर। ठीक है, जो पाथ आपको डे वाइज गिवन है, हमने फाइंड आउट किया हुआ है ADG ये वाला। ठीक है, फिर ADG के बाद क्या था आपके पास BF, यहाँ पे BF हो गया, फिर CEH। ठीक है, फिर इसमें डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें ज्यादा लगेगा एक्चुअली, CEH। इसके बाद आएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट,
और फिर आएगा टोटल। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका टेबल, जिसमें आएगा आपका क्रैशिंग टेबल। ये जो फोर्थ वन है ये अपना क्रैशिंग है। ओके, तो अभी बिफोर क्रैशिंग फर्स्ट वन लिखेंगे यहाँ पे, बिफोर क्रैशिंग। अभी जो बिफोर क्रैशिंग का टाइमिंग कितना था वो दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना क्रिटिकल जो पाथ है वो 13 डेज था। ठीक है, नॉन क्रिटिकल था 8 और 10 डेज, इस टाइप से। और डायरेक्ट कॉस्ट कितना आया था अपने पास, देखो ये 1570 ये डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आया 1300 और उसको हमने ऐड कर दिया था तो 2870 आया था। क्लियर यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे क्रैशिंग कैसे करना है बेसिकली वो देखते हैं, क्योंकि बच्चों को यहीं पे डाउट आता है। अभी अपने पास जो क्रैशिंग होगा ना वो क्रिटिकल पाथ के बेसिस पे होता है। तो ए, डी और जी ऐसे 3 लेटर्स गिवन है, सॉरी। तो इसमें ए, डी और जी। ए में मैक्सिमम कैसे बोला टाइम कितना है 1, ठीक है, और डी में कितना है 2 और जी में कितना है 2। तो कितना हो गया 1 + 2 3, 3 + 2 5। मतलब हमें इसको 5 टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, 5 टाइम क्या होगा यहाँ पे क्रैशिंग होगा। तो अभी फर्स्ट टाइम देखते हैं। तो फर्स्ट क्रैशिंग लिखा है ऐसा, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रैश बाय, कैसे भी कर सकते हो यहाँ पे। आप पहले ए से स्टार्ट करो फिर डी फिर जी। ठीक है, ऐसा, या तो पहले जी डी ए। आपके डेस्क में कैसा गिवन है, पहला जी गिवन है फिर डी गिवन है फिर लास्ट में ए गिवन है। आप कैसे भी कर सकते हो, करना तो एक ही है आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसा टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन में दिया वैसे ही करते हैं। और आप भी याद रखिए पहले ऐसे ही करना है, जी डी ए ऐसा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्रैशिंग बाय जी। ठीक है, फर्स्ट क्रैशिंग बाय जी। तो दैट इज मीन्स 13 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 12। ठीक है, अभी जी देखो कहाँ पे, इसमें जी है क्या, इसमें जी है क्या, नहीं है। ठीक है, तो दैट इज मीन इसको हम कॉपी करते हैं 8 और 10। अभी इसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना उसमें वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी। तो जी में कितना कॉस्ट है 40 रुपीज, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ कितना है 40। तो इसमें 1570 प्लस 40, तो आंसर आएगा 1610। राइट यहाँ पे। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा ना, क्रैश हो रहा है, मतलब एक दिन कम होते जाएगा। तो अभी कितना था टोटल 13 डेज था, अभी कितना हो गया 12 डेज हो गया ना। तो 12 × 100 करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा 1200। इसको ऐड करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 2810, इतने ही आएगा। और फिर सेकेंड क्रैशिंग बाय जी, 2 बार क्रैश हो रहा है जी। ठीक है, तो इसमें करेंगे 12 - 1, आंसर है 11। इस पे सेम आएगा, कॉपी करेंगे इसको। फिर इसमें 1610। ठीक है, अभी जो कॉस आया था ना ऊपर उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ 1610 में 40 ऐड कर दो तो कितना आएगा 1650। और इधर आएगा आंसर 11 × 100, दैट इज मीन्स 1100। इसको ऐड करेंगे तो 2750। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे अभी फर्स्ट, या तो यहाँ पे लिख सकते हो थर्ड। ठीक है, थर्ड क्रैशिंग बाय यहाँ पे डी, या तो फर्स्ट क्रैशिंग बाय डी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे 11 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा 10। समझे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे भी डी नहीं है, तो इसको कॉपी करते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे 1650 प्लस डी में कितना कॉस्ट है 75। ए बी सी डी, सॉरी 60 है यहाँ पे, तो कुछ ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे। इधर पे 2 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अभी सही है। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे थे, डी देख रहे थे। ठीक है, तो डी में कॉस्ट कितना है 60 रुपीज़, तो 60 इसमें ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 1710।
राइट, और इसमें एक दिन कम हो गया तो 10 इंटू 100,000, राइट, इसको ऐड करेंगे तो 2710। बट यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे भी 10 आ गया, राइट ना। फर्स्ट जो अपना पाथ है और जो सेकंड पाथ है वो दोनों सेम हो गया, यहाँ पे क्रैश हो रहा है अभी, तो जब क्रैश होगा तो दोनों में हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो अभी फोर्थ क्रैशिंग बाय डी देखते हैं, फोर्थ क्रैशिंग बाय डी, ठीक है। तो अभी 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9, इसको कॉपी करेंगे, फिर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे 1710 प्लस 60 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी हमने क्रैशिंग किया है ना। अब ये क्रैशिंग हो कहाँ पे है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी के बेसिस पे क्रैशिंग करते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे क्रैश हो कहाँ है, तो आपको यहाँ पे क्रैशिंग कहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसमें देखना है, सी ई एच में देखना है। हाँ, सी में देखो डी यहाँ पे है, देखिए, तो यहाँ पे सी और यहाँ पे ई है, राइट। तो इसका कुछ भी क्रैशिंग नहीं हो रहा, क्रैशिंग ई के बाद से जा रहा है। देखो यहाँ पे ये तीनों प्रोजेक्ट क्या हो रहे हैं, क्रैश तो हो रहे हैं ना। तो डी का जो भी इम्पैक्ट होगा वो एच पे दिखाई देगा, क्योंकि ये लास्ट एक्टिविटीज़ है, क्लियर। तो हमेशा लास्ट एक्टिविटीज़ पे जो भी क्रैशिंग होगा वो देखना है आपको। तो मतलब हम लोग एच एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, राइट, और एच एक्टिविटीज़ यहाँ पे, राइट, और उसका एक ही बार क्रैश होगा, और कितना कॉस्ट है 30, तो इसमें हम प्लस 30 और करेंगे, तो उसको ऐड करते हैं तो आंसर आएगा, ये हो गया 41,800 आएगा इसका आंसर, 1,800। ओके, और इसमें सेम आएगा, 9 डेज ही होगा, देखिए इसमें एक एक दिन कम करते जाना है बस। तो टोटल आ गया 900, अब इसको ऐड करते हैं तो 2,700 हो गया। तो यहाँ पे आपका जी हो गया, ठीक है, और डी हो गया। अब क्या बचा आपके पास, ए बचा ना, तो अभी ए को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फिफ्थ क्रैशिंग बाय ए, ये लास्ट क्रैशिंग दिया हुआ है यहाँ पे। फिर अभी 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8, और इसको कॉपी करना है, ठीक है, और इसको भी हम माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी क्रैशिंग हो रहा है। 9 माइनस 1 तो कितना आएगा 8, ठीक है। बट यहाँ पे क्रैशिंग हो क्या रहा है, ए पे दिया हुआ है ना, ए एक्टिविटीज पे, तो ए पे क्या क्रैशिंग होगा आपको क्या लिखना है, सी ई एच देखना है ना। तो ए पे अपना क्या आएगा, ई, अभी कैसा डी पे एच था, तो ए पे क्या आएगा, ई, क्लियर। तो यहाँ पे ई एक्टिविटीज आएगा, और देख सकते हो ये तीनों क्या हो गया, पूरा क्रैश हो गया, सब पे 8 आ गया यहाँ पे। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तीनों सेम ही आएगा, ठीक है, हमेशा दो ही सेम आता है, एक दो, लेकिन ये वाले सब में तीनों सेम आ गया, क्योंकि जो बी एफ एक्टिविटीज था उसका 8 डेज ही चल रहा है कंटिन्यूसली, और टोटल अपने को 5 क्रैशिंग करना था। इसलिए जो अपना क्रिटिकल पाथ का एक्टिविटीज है इसको जो हमने क्रैश किया तो टोटल कितना आया, 8 आया, ठीक है। लेकिन साथ साथ में ये भी क्रैश हो गया क्योंकि यहाँ पे 10 आ गया, तो इसलिए ये क्रैश हो गया, तो ये क्रैश होती ही जाएगा, राइट ना। तो अभी 5 क्रैशिंग में क्या हो गया ना कि ये वाली एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है, मतलब 8 तो इसलिए तीनों क्या हो गया, यहाँ पे क्रैश हो गया, राइट ना। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचोगे कि 2 ही बार क्रैशिंग हो रहा है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार कैसे आ रहा है ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। आप पेपर सोल्यूशन देखोगे, जो मैंने क्वेश्चन कवर किया हुआ है पेपर सोल्यूशन में, वहाँ पे 2 ही एक्टिविटीज क्या हुई है, सिर्फ क्रैश हुई है, राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या क्या क्रैश होगा, एंड ई भी क्रैश होगा, हाँ मैं यहाँ पे ई सेपरेट लिख दिया हूँ। तो अभी क्या करना है इसमें, 1,800 प्लस ए का कॉस्ट देखो कितना है, ए का 120, इसमें लिखेंगे 120, फिर प्लस करेंगे कितना, ई में कितना है यहाँ पे, एच जी एफ ई 75, तो 75 इसको ऐड करते हैं अभी। हाँ, तो इसमें आएगा 1,995, यस। फिर इसमें 8 डेज हो गया, 8 इंटू 100, तो दैट इसमें 800, इसको ऐड कर देंगे तो 2,795, क्लियर। अभी देखो कैसा होता है ना कि जो अपना कॉस्ट, जब हम यहाँ पे क्रैशिंग करते हैं अपने को मिनिमम कॉस्ट निकालना है, राइट, मिनिमम कॉस्ट।
तो अभी हमें पूरा क्रैश करते करते यहाँ पे पहुँचे 2700 तक। 2700 एक ऐसा अमाउंट मिला जो मिनिमम कॉस्ट हो सकता है, लेकिन इसके बाद से क्या हो गया, यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गया 95 रुपीज़ सीधा इंक्रीज हो गया यहाँ पे। तो ये तो मैक्सिमम हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, सीधा अमाउंट क्या है इसके ऊपर जा रहा है, तो ये मैक्सिमम है। तो सबसे मिनिमम अमाउंट क्या है इसमें 2700। तो अपना आंसर क्या रहेगा 2700 का। ठीक है, तो चलिए, तो अभी अपने को क्या निकालना था, मिनिमम ऑप्टिमल कॉस्ट निकालना है ना, तो वो लिखते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू ₹2700। ठीक है, फिर अपने को इसमें बताना है कि ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है, तो वो भी लिख लेते हैं। ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इक्वल टू, अभी इसका ही टाइम देखो, हाँ इसका टाइम कितना है यहाँ पे 9 आया। ठीक है, तो 9 डेज। और उसमें पूछा था कि आपको मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना लगेगा, मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना लगा, 8 डेज लगेगा। ये है अपना मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, मिनिमम। ठीक है, क्यों मिनिमम है, क्योंकि अगर 9 डेज में नहीं हुआ, देखो 9 डेज में क्या हो, सिर्फ 2 एक्टिविटीज क्रैश हो रही है, यहाँ पे तीनों एक्टिविटीज 8 डेज में हो जाएगी, जिसका कॉस्ट यहाँ पे इतना हो जाएगा, इतना 2795। अभी तो ये कैसा होता है, अगर मैं 2 एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के मैं टोटल कितना डेज ले रहा हूँ, 9 डेज ले रहा हूँ। ठीक है, और मुझे तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लेबर को इंक्रीज करूँगा या रिसोर्सेज को इंक्रीज करूँगा, ताकि जो भी मेरी एक्टिविटीज वो जल्दी खत्म हो। जितना कम टाइम उतना ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे कम टाइम में काम खत्म करना है, तो मुझे ज़्यादा लेबर फोर्स डालना पड़ेगा, ज़्यादा मटेरियल्स डालना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए देख सकते हो कि जो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, देख सकते हो। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी डायरेक्ट कॉस्ट जैसे बताया ना मैं, लेबर और मटेरियल्स क्या है, यहाँ पे ज़्यादा वर्क फोर्स में लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डिक्रीज में है। फिर भी जो मेरा टोटल कॉस्ट निकलेगा वो इंक्रीज फॉर्मेट में निकलेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, एक सेकेंड, कंप्लीशन टाइम इक्वल टू 8 डेज। ठीक है, और क्या निकालना है मुझे, इसमें एडिशनल कॉस्ट बताना था। अगर हम मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम लेते हैं तो मेरे पास एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट कितना आता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट फॉर मिनिमम टाइम और मिनिमम टाइम इक्वल, तो मिनिमम टाइम में कितना आएगा वो देखना है। ठीक है, तो 1995 ये मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है 8 डेज, इसका डायरेक्ट कॉस्ट कितना है 1995। और मेरा नॉर्मल कॉस्ट कितना लग रहा था, सॉरी हाँ, नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट कितना लग रहा था 1750। ठीक है, अब मैं इसको माइनस करता हूँ, तो कितना आएगा आंसर, तो दैट इज मीन्स 75 2 और यहाँ पे 4, तो 425 रुपीज़ मेरा एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि आपको नॉर्मल टाइम के बेसिस पे पूछा गया था। तो नॉर्मल टाइम के बेसिस पे देख सकते हो कि मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम कितना लगेगा 8 डेज लगेगा, और एडिशनल कॉस्ट कितना इंक्रीज हो जाएगा 425। जैसे कि आपको सैम 6 में प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, ब्लैक बुक का जो प्रोजेक्ट होता है ना, तो आप क्या कहते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से करते हैं, देखिए वो भी बहुत रेयर होते हैं, 10% होते हैं। एंड जो बाकी जो बच्चे होते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, एंड जो वो चार्जेस लेता है तो ज़्यादा चार्जेस लेता है फिर, राइट ना। जैसे कि आप साइबर स्पेस में जाते हो, साइबर इसमें जाते हो, तो वो क्या कहता है, आपको ब्लैक बुक बना के देता है, और आपको आपसे कुछ दिन मांगता है, ठीक है, 2 या 3 दिन मांगता है, और उसका चार्जेस आपको बताता है कुछ 1000 के आसपास का। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम है कितना है, ठीक है, 1000 के आसपास का वो बताता है, तो आप उसको पे करने के लिए रेडी होते हो। जब आप ये खुद से करते हो, देखिए आपको वो दोनों ऑप्शन देता है, सामने से पूछता है वो कि आप रिसोर्सेज दोगे कि या हमें रिसोर्सेज निकालना है।
ठीक है। अगर आप रिसोर्सेज दोगे तो आपका अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। जब वो दोनों करके देगा, यानी कि रिसोर्सेज भी करके देगा और आपका पूरा ब्लैक बुक बना के देगा, तो उसका चार्जेस ज़्यादा ले लेता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप वर्क फोर्स कर रहे हो, ठीक है। आप देखो मटेरियल्स नहीं दे रहे हो सामने वाले को, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है कि मैं खुद से मटेरियल लेके आऊँगा, खुद से रिसोर्सेज लेके आऊँगा, ठीक है, और मैं खुद लेबर बन के काम करूँगा वहाँ पे, तो इसलिए चार्जेस ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट इज मीन्स आपका यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हुआ, इनडायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा। अगर आप खुद से बनाते हो तो आपका कॉस्ट कुछ कम होता है, यानी कि 500 या 600 के आसपास का हो जाता, लेकिन आपने 1000 या 1000 प्लस अमाउंट दिया हुआ है। तो दैट इज मीन्स आपने क्या किया, डायरेक्ट कॉस्ट पे ज़्यादा वर्क किया, ठीक है। लेबर फोर्स, वर्क फोर्स और टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए आपने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया, क्लियर। नहीं तो आपको खुद बैठ के वहाँ पे इसको कंटेंट निकालना पड़ता, ठीक है। इसको रीड करोगे, आप समझोगे, फिर इसमें से कट पेस्ट करोगे, फिर इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में डालोगे, राइट ना। तो उतना करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वही पूछा था कि अगर हम मिनिमम टाइम लेते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, और कितना एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे और नॉर्मल जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 425 रुपीज़ मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर। तो आई होप क्लास की ये जो पूरा प्रोजेक्ट ट्रेसिंग था ये आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन था कि आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है। जब आप नेटवर्क डायग्राम बनाते हो और जब आपके पास क्रिटिकल पाथ आ जाता है, ठीक है, तो आपको इसको हाईलाइट करना होता है। क्या करना होता है, हाईलाइट। तो आप प्रॉपर हाईलाइट करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे हेडिंग भी दोगे कि ये नेटवर्क डायग्राम है, और इतना करने पे आपको 2 मार्क्स मिलता है। इसके बाद आपको नॉर्मल कॉस्ट निकालना है, तो इतना करने पे भी आपको 2 मार्क्स मिलता है, ठीक। नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, या तो इसको टोटल कॉस्ट भी हम बोलते हैं। ये हो गया। थर्ड वन में आपको निकालना था ऑप्टिमल टाइम और ऑप्टिमल कॉस्ट। तो ये आपका ऑप्टिमल टाइम है और ये आपका ऑप्टिमल कॉस्ट है। कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट स्लोप के फॉर्मूला से। कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों गिवन है, क्रैश कॉस्ट कॉस्ट गिवन है और नॉर्मल कॉस्ट गिवन है। फिर टाइम में आपको नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम गिवन है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको क्या मिल जाता है, कॉस्ट स्लोप मिल जाएगा ईच एंड एवरी एक्टिविटीज का। देन इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम निकाला। ये कैसे निकालते हैं, जब आपको क्वेश्चन गिवन है नॉर्मल टाइम में से क्रैश टाइम माइनस करते हैं, तो अपने को मैक्सिमम क्रैशेबल टाइम मिल जाता है फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज का। अब क्या करना होता है, कॉस्ट स्लोप देख के हमें रैंकिंग करना होता है कि फर्स्ट जो एक्टिविटीज होगी वो कौन सी होगी, क्लियर। सिर्फ यहाँ पे रैंकिंग करना है, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी, सिर्फ इसको रैंकिंग करना यहाँ पे है, क्योंकि कॉस्ट स्लोप का ये टेबुलर फॉर्मेट है। इतना आने के बाद आपको बताना है ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा, ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना होगा, या मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना होगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको एडिशनल कॉस्ट भी निकालना है, तो ये हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट से ही निकलता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट से नहीं निकलता, क्लियर। यहाँ तक समझ गए ये सम्स। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट ट्रेसिंग का फर्स्ट लेक्चर। इस पे और दो तीन क्वेश्चन लेंगे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा जो भी आपका प्रोजेक्ट ट्रेसिंग देखो इसी के बेसिस पे इतने ही क्वेश्चन है, इतने ही सोल्यूशन है इसके, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दिया हुआ है प्रोजेक्ट ट्रेसिंग का। अब इसके बेसिस पे जो आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको प्रोजेक्ट ट्रेसिंग और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर